Hello everyone, we are reading the chapter number 2 of history for class 8, that is from trade to territory। और इस चैप्टर में हम अभी तक रीड कर चुके हैं कि किस तरह से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और आए थे वो ट्रेडर बनकर इंडिया में, लेकिन धीरे धीरे कैसे पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया और वो धीरे धीरे कैसे रूल करते जा रहे थे। एक पार्ट के बाद दूसरा पार्ट वो अनेक्स कर रहे थे, उस पर अधिकार कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे अपना। तो वही स्टोरी हम फर्दर रीड करेंगे। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि फर्स्ट वॉर जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में लड़ी गई जो थी बैटल ऑफ प्लासी इन द ईयर 1757। अब जो है आगे देखते हैं कि अंग्रेज़ कैसे धीरे धीरे इंडिया में अपने पैर जो है पसारते गए। इफ़ वी एनालाइज the process of annexation of Indian state by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerged. The company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. तो अगर हम बात करें 1757 से 1857 तक, तो कहते हैं कि हमें मालूम चलेगा कि कंपनी ने कभी भी किसी भी टेरिटरी पर डायरेक्ट अटैक नहीं किए। और इसके अलावा क्या किया कि किस तरह से कोई भी राज्य वो अपने राज्य में मिला लेते थे। तो बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड्स थे उनके पास, यानी षड्यंत्र करके कैसे भी साम दाम दंड भेद जितने भी तरीके थे वो सारे अपनाकर कंपनी जो है किसी भी राज्य को अपने में मिलाने का काम करती थी। तो इंडियन जितनी भी किंगडम्स हैं उनकी पूरी कमज़ोरियों का पता लगाकर एक तरह से ब्रिटिशर्स जो हैं उनको अपने राज्य में मिला लेते थे। तो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर का भी युद्ध अंग्रेज़ों के बीच और इंडियन रूलर्स के बीच लड़ा गया। इन द ईयर 1764 द कंपनी अपॉइंट रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। एक पोस्ट होती थी रेजिडेंट्स की जो कि कंपनी के द्वारा एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाता था इंडियन स्टेट्स में, यानी इंडियन रूलर के कोर्ट में ये रेजिडेंट्स रहते थे। एंड दे आर लाइक एन एजेंट्स, वो कमर्शियल एजेंट्स या पॉलिटिकल एजेंट्स उनको बोला जा सकता है, वो थे जो कि कंपनी के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। और उनकी जॉब क्या थी? टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ये देखते थे कि कंपनी को कहाँ से फ़ायदा पहुँचेगा। किसी भी राजा के जो भी अंदरूनी जो उनके अफेयर्स होते थे, इंटरनल अफेयर्स होते थे, वो सारे के सारे ये डिस्कस करते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ। यानी कि राजा की कोर्ट में बैठते थे, बट वहाँ के जितनी भी कमज़ोरियाँ होती थी, उनकी जितनी भी खामियाँ होती थी, या जो अगला राजा बनना चाहता है जिसके मन में ये इच्छा शक्ति है, उसके बारे में ये ब्रिटिशर्स को बताते थे। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स जो है अपने कनिंगनेस से बहुत सारे प्लेसेस पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। उसके बाद हम बात करेंगे एक और पॉलिसी जो है ब्रिटिशर्स ने अपनाई थी, वो थी सब्सिडरी अलायंस। एक मैं कहूँगी पॉलिसी थी, और ये पॉलिसी क्या थी जो अंग्रेज़ों ने अपनाई? तो इस अलायंस के अकॉर्डिंग तो इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। जितने भी इंडियन रूलर्स थे, सब्सिडरी अलायंस जब लॉन्च किया ब्रिटिशर्स ने, तो इसके अकॉर्डिंगली इंडियन रूलर्स अपनी आर्म्ड फोर्सेस नहीं रख सकते थे। और उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा? वो प्रोटेक्ट होंगे बाय द कंपनी। तो यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूलर्स को वादा किया कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोटेक्शन देगी रूलर्स को, लेकिन उन्हें अपनी आर्म्ड फोर्सेस, अपने जो सैनिक हैं, वो रखने का अधिकार नहीं है। और इसके लिए और एक रूलर को क्या करना होगा? उन्हें सब्सिडरी फोर्सेस कंपनी देगी, लेकिन उन फोर्सेस की मेंटेनेंस के लिए उनको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ सम अमाउंट ऑफ मनी दे हैव टू गिव टू द ब्रिटिशर्स। इफ़ द इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट, और अगर ये अमाउंट जो है कोई रूलर देने से मना करता है, या कोई रूलर अनेबल हो जाता है ये अमाउंट देने के लिए क्योंकि ये अमाउंट बहुत ज़्यादा था, देन द पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी। तब उसकी टेरिटरी का एक पार्ट जो है एज अ पेनल्टी ले लेंगे कौन? ब्रिटिशर्स। तो ऐसा ही हुआ अवध के साथ। फॉर एग्जाम्पल रिचर्ड वेल्सले वॉज अ गवर्नर जनरल 1798 टू 1805। 1798 में गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था रिचर्ड वेल्सले। द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू कंपनी इन 1801। तो अवध के नवाब जो है वो अनेबल रहे, उनको वो सक्षम नहीं थे कि इनको सब्सिडरी अलायंस की जो ये मनी है ये दे पाएँ। तो क्या हुआ? उनकी जो सत्ता थी, उनका जो राज्य था, उसका हाफ इन्होंने अपनी टेरिटरी में मिला लिया ब्रिटिश ऑफिसर्स ने।
तो हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सीड द टेरिटरी ऑन अ सिमिलर ग्राउंड। तो और भी बहुत से राज्य हैदराबाद को भी ऐसे ही सब्सिडरी अलायंस के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद हम बात करेंगे बहुत ही ग्रेट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर की, जो थे टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर जिन्हें बोला जाता है। तो देखते हैं कौन थे टीपू सुल्तान और क्या अंग्रेज़ों के टाइम में ये किस तरह से लड़े। The company resorted to direct military confrontation when it saw the threat of its political or economic interest. This can be illustrated with the case of southern Indian state of मैसूर। तो मैसूर जो है सदर्न इंडिया का एक स्टेट था, और जब भी कंपनी को लगता था कि कोई पावर उसको पॉलिटिकली थ्रेट दे रही है, कि पॉलिटिकली डरा रही है कि हाँ ये ग्रो करने वाली है, तो कंपनी उसके खिलाफ जो है युद्ध का ऐलान करती थी। तो ऐसा ही हुआ मैसूर के साथ। मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली, ruled from 1761 to 82, and his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799। तो ये दोनों ही फादर एंड सन, हैदर अली फादर थे और टीपू सुल्तान उनके बेटे थे। इन्होंने ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर और पावरफुल रूलर रहे हैं मैसूर के। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोर्ट्स वेयर द कंपनी परचेज्ड पेपर एंड कार्डेमम। तो मालाबार कोस्ट जो है मैसूर के रूलर के अंडर आती थी, और यहाँ पर इन्होंने मना कर दिया था कंपनी को परचेज़ करने से पेपर एंड कार्डेमम, यानी जो मसालों का व्यापार कंपनी यहाँ के मालाबार कोस्ट के थ्रू करती थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मना कर दिया था उन्हें ऐसे करने से। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डेमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। तो काफ़ी सारी चीज़ों का व्यापार जो था, वो चाहे सैंडलवुड हो, पेपर हो या कार्डेमम हो, इन चीज़ों का जो व्यापार था ये मना कर दिया गया था टीपू सुल्तान के द्वारा कि इस पोर्ट से कोई भी व्यापार नहीं किया जाएगा। एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद कंपनी। और उसने अपने लोकल व्यापारियों से ये रिक्वेस्ट किया था कि कोई भी व्यापारी जो है वो अंग्रेज़ों के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा। ही ऑल्सो एस्टेब्लिशेज अ close relationship with the French in India and modernize his army with their help। तो फ्रेंच जो ट्रेडर थे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे टीपू सुल्तान के। मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिशर्स के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन जो फ्रेंच ट्रेडर्स थे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे टीपू सुल्तान के, और उनकी मदद से उन्होंने अपनी सेना को भी मॉडर्नाइज कर लिया था। द ब्रिटिशर्स वर फ्यूरियस, दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश्ड। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को ये समझ आ गया था जो टीपू सुल्तान है और हैदर अली इनके फादर हैं वो बहुत ही एम्बिशियस हैं, एरोगेंट हैं और स्ट्रॉन्ग है, और वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो टेरिटरी थी उसके लिए ख़तरा बन सकते हैं। तो इन्होंने इनको कंट्रोल करने का और इनको क्रश करने का सोच लिया था। तो 4 वॉर लड़े गए, 4 wars वर फॉट विद मैसूर। तो ये 4 जो वॉर है ये कब कब लड़े गए, 1767 से 69, उसके बाद 80 से 84, 90 से 92, और लास्ट वॉर था 1799 में लड़ा गया। On the last battle of Srirangapatnam did the company ultimately win a victory। लास्ट जो बैटल हुआ, 4 जो युद्ध हुए उनमें से जो सबसे आखिरी बैटल था श्रीरंगापट्टनम में वो लड़ा गया। श्रीरंगापट्टनम वॉज द कैपिटल ऑफ मैसूर, और श्रीरंगापट्टनम में ये जो वॉर लड़ा गया तो इसमें कंपनी को फाइनली विक्ट्री मिली और टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग द कैपिटल श्रीरंगापट्टनम। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वुडियार्ड्स एंड सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। उसके बाद जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद सब्सिडरी अलायंस के तहत इस स्टेट को भी अपने राज्य में मिला लिया गया। तो ये है टीपूज टॉय टाइगर जिससे वो खेला करता था। टीपू वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, तो ये उसी का एक हम कह सकते हैं कि उसी को शो करता है कि स्ट्रॉन्ग रूलर का स्ट्रॉन्ग टॉय है ये, जिसमें वो ब्रिटिशर्स जो है नीचे है और टीपू का ये टॉय है जिसमें टाइगर ऊपर है और एक ब्रिटिशर्स है जो है वो नीचे पड़ा हुआ है। उसके बाद हम बात करें वॉर विद मराठास। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इस चैप्टर में कि किस तरह से अलग अलग जो रूलर्स थे इंडिया में, चाहे वो मराठा हैं, चाहे वो
मैसूर के रूलर्स थे या बंगाल के नवाब थे या अवध के थे या हैदराबाद के थे, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कनिंगनेस से या अपने षड्यंत्र से कह सकते हैं कि उनको क्रश कर रही थी, उनको कंट्रोल कर रही थी। आगे देखते हैं कि वॉर विद मराठास के साथ जो कंपनी का, मैं कहूँ कंपनी का आमना सामना था वो कैसा रहा और किस तरह से कंपनी ने मराठा राज्य को अपने राज्य में मिलाया। From the late 18th century, the company also sought to curb and eventually destroy Maratha power with their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761. तो मराठा पावर को उन्होंने हराया द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि हुई 1761 में। द मराठा ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज शेटर्ड। तो ये जो जब युद्ध मराठास हारे तो मराठास का जो ड्रीम क्या था मराठास का, अपनी जो पावर है वो दिल्ली में दिखाने का, कि दिल्ली को कंट्रोल करना चाहते थे, वो रूल करना चाहते थे, बट ऐसा नहीं हो पाया और वो थर्ड बैटल हार गए। तो कहीं ना कहीं ये एक, तो हम लोग रीड कर रहे हैं वॉर्स विद मराठा, जिसमें हम देख सकते हैं कि मराठास जो हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हार गए थे और उसके बाद उनका जो ड्रीम था दिल्ली को रूल करने का वो कहीं ना कहीं शैटर्ड हो गया था। दे हैव डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स। तो मराठा जो है वो डिवाइडेड था अंडर डिफरेंट चीफ्स, बहुत सारे सरदार थे, चीफ थे, और वो कौन कौन से थे, जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले। ये कुछ ऐसे चीफ्स के नेम हैं जिनके अंडर जो है मराठा किंगडम डिवाइडेड थी। दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फिडरेसी अंडर पेशवा। ये सारे के सारे जो चीफ थे इनका एक प्रिंसिपल कह सकते हैं, प्रिंसिपल मिनिस्टर कह सकते हैं या मुखिया कह सकते हैं, वो थे पेशवा, एंड हु बिकम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। और ये जो पेशवा है ये इनका पूरा जो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था वो बेस था पुणे में। महाजित सिंधिया एंड नाना फडनेस वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स। महाजित सिंधिया और नाना फडनेस जो थे वो फेमस मराठा सोल्जर्स थे एंड स्टेटमैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। और एक स्टेट्समैन कह सकते हैं या एक मुखिया कह सकते थे हैं जो कि लेट 18th सेंचुरी में जिनका नाम मेनली लिया जाता है। उसके बाद द मराठा वर सबड्यूस्ड अ सीरीज ऑफ वॉर इन द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन 1782। फर्स्ट वॉर जो मराठाओं के साथ हुई वही 1782 में विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई, और इसमें एक संधि उन्होंने साइन की, ट्रीटी साइन की, वो सालबाई की थी। देयर वाज नो क्लियर विक्टर, क्योंकि इस जो युद्ध में क्लियर विक्ट्री नहीं थी कि कौन जीता कौन हारा, तो एक ट्रीटी पे, एक समझौते पे युद्ध ख़त्म हो गया। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वॉज fought on different fronts, resulting the British gaining Orissa and the territories north of Yamuna River, including Agra and Delhi. Finally, the Third Anglo-Maratha War of 1817 to 19 crushed Maratha power. यानी कुल मिला के बहुत सारे युद्ध हुए मराठास के साथ भी, और फाइनली जो पार है वो किसके हाथ में आ गई, ब्रिटिशर्स के। द मराठा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर द कानपुर विद अ पेंशन। जो मराठा के जो हेड थे उनको भेज दिया गया, जो पेशवा थे उनको बिठूर भेज दिया गया। बिठूर वॉज अ प्लेस नियर कानपुर, और वहाँ पर उनकी पेंशन बांध दी गई बाय द ब्रिटिशर्स। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास। तो विंध्या के साउथ में भी अब कंपनी का ही रूल था। उसके बाद हम देखते हैं द क्लेम टू पैरामोंटेसी। पैरामोंटेसी क्या होता है? पैरामोंटेसी होता है सुप्रीम रूल। अब जो है कंपनी ने क्लियर हो गया था कि 19th सेंचुरी तक की कंपनी की जो पॉलिसीज़ है वो एग्रेसिव हो चुकी थी, वो बस दबाने वाली नीतियों पर चल पड़ी थी। उसके बाद क्या हुआ, अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल थे ये उस समय, 1813 से लेकर 23 तक गवर्नर जनरल रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, और इनकी एक न्यू पॉलिसी लाए ये, वो पॉलिसी थी पैरामोंटेसी की। पैरामोंटेसी क्या था? नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम। अब कंपनी ने ये जो पॉलिसी थी पैरामोंटेसी की, इसके अकॉर्डिंग कंपनी का जो ऑर्डर होगा वो सुप्रीम होगा, यानी कंपनी जो भी फैसला लेगी सभी रूलर्स को वो मानना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अब बहुत सारा एरिया है इंडिया का
अपने कंट्रोल में ले चुकी थी. Hence its power was greater than that of Indian states. In order to protect its interest, it was justified in annexing and threatening to annex any Indian kingdom. वो कहता है कि वो जिस किंगडम को अनेक्स करना चाहती है वो किंगडम को उसके कंट्रोल में आना पड़ेगा. दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर British policies as well. This process, however, did not go unchallenged. For example, when the British tried to annex the small states of Kittur in Karnataka today, Rani Chennamma took to arms and led an anti-British resistance movement. और ऐसा नहीं है कि राजाओं ने उनकी बात आराम से मान ली, बहुत सारी जगह इसका विरोध भी हुआ. तो रानी चेन्नम्मा जो कि एक बहुत ही छोटी सी स्टेट की रानी थी, उनका नाम था रानी चेन्नम्मा. किटूर में है ये प्लेस कर्नाटका में. तो इन्होंने एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाया. शी वॉज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन. ये जो है 1824 में इनको अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई. विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स. ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830. उसके बाद है एक और अपुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन किटूर. इन्हीं का एक चौकीदार था, उसने भी रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाए रखा. उसके बाद उसको भी पकड़ लिया गया और उसको हैंग कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया 1830 में. यू विल रीड मोर अबाउट द सेवरल केसेस ऑफ रेजिस्टेंस लेटर इन द बुक. तो रेजिस्टेंस के भी बहुत सारे केसेस हैं कि आराम से किसी ने नहीं माना था इनका रूल, लेकिन इनकी दमनकारी नीतियों के कारण जो है बहुत सारे राजाओं ने घुटने टेक दिए थे, क्योंकि बहुत सारा हिस्सा इनके पास बहुत बड़ी आर्मी हो गई थी उस समय. इन द लेट 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरीड अबाउट रशिया. अब जो है इन्हें रशिया का डर था कि रशिया जो है बहुत बड़ी कंट्री बन गई थी और बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था. तो इनको डर था कि इधर से रशिया ना इन पर हमला कर दे. तो इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस द एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. इनको डर था कि रशिया कहीं नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में एंटर ना कर जाए. तो ड्रिवन बाय दिस फियर ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट. दे फॉट प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन द 1838 टू 1842. तो अब जो है ये अफ़गानिस्तान के रास्ते ही रशिया आ सकता था, तो इधर भी इन्होंने वॉर लड़नी शुरू कर दी, अपने आप को इधर अफ़गानिस्तान में भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की. लेकिन एंड एस्टेब्लिश इनडायरेक्टली कंपनी रूल देयर. और वहाँ पर इन्होंने कुछ समय तक कंपनी का रूल एस्टेब्लिश भी कर लिया. सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843 तक सिंध का क्षेत्र भी इन्होंने अपने अनेक्स कर लिया. उसके बाद पंजाब भी इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया. बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी. लेकिन जो महाराजा रणजीत सिंह हैं उनकी जो प्रेजेंस है वो रही, लेकिन उनकी डेथ हो गई 1839 में. Two prolonged war were fought with the Sikh kingdom. Ultimately 1849 पंजाब was annexed. तो पंजाब भी 1849 में फाइनली इन्होंने अनेक्स कर लिया. तो धीरे धीरे हम देख सकते हैं ऑल ओवर द इंडिया जो है अंग्रेज़ों ने ऑलमोस्ट राज्य अपना फैला लिया था. उसके बाद बहुत ही फेमस पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. क्या था ये प्रिंसिपल, क्या था ये डॉक्ट्राइन? लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड अंडर द लॉर्ड डलहौजी. तो एक हमारे गवर्नर जनरल रहे हैं ब्रिटिशर्स के, लॉर्ड डलहौजी. और कब से कब तक रहे हैं? 1848 से 1856 तक. बहुत ही फेमस गवर्नर जनरल थे और उनकी एक पॉलिसी बहुत फेमस है, डिवाइज्ड पॉलिसी दैट कम टू बी नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. और इस पॉलिसी को बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse. तो इसके अकॉर्डिंग, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग, अगर कोई इंडियन रूलर बिना किसी मेल हियर के, बिना किसी उत्तराधिकारी के मारा जाता है या मर जाता है, तो उसका जितनी भी टेरिटरी होगी उसका पार्ट जो है कंपनी अपने राज्य में मिला लेगी. यानी कोई राजा संतानहीन अगर मर जाता है तो उसका राज्य जो है कंपनी के शासन में मिला लिया जाएगा. ऐसा था अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के. वन किंगडम आफ्टर अनदर. तो कहता है एक के बाद दूसरी किंगडम वॉज अनेक्स सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन. बहुत सारे राज्य इसी डॉक्ट्राइन के तहत अंग्रेजी राज्य में मिला लिए गए. उनमें मेन जो राज्य थे वो थे सतारा,
संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग नीतियाँ अपनाकर अंग्रेज़ों ने जो है भारतीय राज्यों को अपने अधीन कर लिया था फाइनली। In 1856, the company also took over Awadh. This time, the British had an added argument. They said that they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from misgovernment of the Nawab. Enraged by the humiliating way in which the Nawab was disposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857। अब जिस राज्य को वो अपने राज्य में मिला रहे थे उन लोगों में बहुत गुस्सा था कंपनी के ख़िलाफ़, और बाद में ये गुस्सा दिखाई भी दिया कि अवध के लोगों ने ज्वाइन किया 1857 का रिवोल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से। वो भी हम रिवोल्ट जो है अपने चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो हम देख सकते हैं कि इतना सारा राज्य जो है अंडर ब्रिटिशर्स आ गया था। ये जो रेड आप देख रहे हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक जो है सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। होपफुली आपने वीडियो ध्यान से सुना होगा और समझा होगा चैप्टर को। थैंक यू वेरी